नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूँ, किसी ना किसी एक ख़ास शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा। और आज के हमारे ख़ास मेहमान डॉक्टर गोपाल गोयल जी, चीफ मेडिकल ऑफिसर जींद। डॉक्टर साहब ने कोरोना काल समय में अपने बिना थके, बिना रुके, अपनी निरंतर ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं दी कि यहाँ से मरीजों को स्वस्थ करके उनके घरों तक पहुँचाने का काम किया। और वर्तमान में डॉक्टर साहब चीफ मेडिकल ऑफिसर के पद को सुशोभित कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंटरव्यू लेने के लिए। आपसे पुरानी मुलाकात है और आज सिविल सर्जन का पद संभालने के बाद आपसे पहली बार इंटरव्यू दे रहा हूँ जी। दर्शकों, मैं जो बात कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बात है। पूरे जींद जिले के आम जन की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जो निरंतर 24/7 चिंतन मनन और किस प्रकार से जींद जिले की जनताओं को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी स्वास्थ्य चिकित्सा सेवाएं निर्बाध तरीके से मिलती रहें, उस पर निरंतर मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं। और डॉक्टर साहब से ही जानते हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपने बतौर चीफ मेडिकल ऑफिसर जींद सामान्य अस्पताल में ज्वाइन किया है, आपको ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, क्या विजन लेके चले हैं? क्योंकि आपने लंबे समय तक सामान्य अस्पताल जींद में बतौर सीनियर डॉक्टर के रूप में आपने सेवाएं दी हैं। आपको यहाँ की बारीकी से इनकी कमियों का भी पता है। स्वास्थ्य विभाग में किस प्रकार से क्या समस्याएं हैं, उनको आप बहुत बारीकी से आप समझते हैं। और वर्तमान में आप चीफ मेडिकल ऑफिसर के पद पर सुशोभित हैं। निश्चित तौर पर आप कोई ना कोई एक विजन मिशन लेके आप चले हैं कि आप इस पद पर रहते हुए किस प्रकार से आम जनता के लिए स्वास्थ्य की चिंता कर सकते हैं, उनके स्वास्थ्य को किस प्रकार से बेहतर कर सकते हैं, उसके बारे में बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जींद हरियाणा को, सारे हरियाणा को देखते हुए थोड़ा पिछड़ा हुआ ज़िला है, स्वास्थ्य के मामले में भी, आर्थिक स्थिति के मामले में भी। तो हमारी समस्याएं थोड़ी सी, जो उन्नत वर्ग है जो हरियाणा का, उससे थोड़ी सी भिन्न है। हमारे पास एक तो मेजॉरिटी जींद में ग्रामीण पॉपुलेशन है, उनकी आर्थिक संसाधन उनके पास सीमित हैं। कोई बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल भी यहाँ नहीं है। अभी मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है, लेकिन अभी तक कोई बड़ा संस्था, मेडिकल संस्थान यहाँ पे नहीं है। इवन प्राइवेट बड़ा मेडिकल संस्थान भी नहीं है। तो जो लोग ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो उनको रोहतक, हिसार या दिल्ली ही जाना पड़ता है। तो ऐसे में मेरे को शुरू से ये था कि जितना कम हो सके, हमारे पास डॉक्टर हैं, लेकिन कई बार तो वो इस अभाव में कि कहीं शायद पेशेंट को दिक्कत ना हो जाए, बैकअप नहीं है। तो मेरा एक यही विज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग रेफ़र होकर जाते हैं उनको रोका जाए। तो जैसे इस कड़ी में अभी हमने अगले हफ्ते तक हम प्लेटलेट सेग्रीगेशन मशीन हमारी शुरू हो जाएगी। जैसे ब्लड है, एक होल ब्लड होता है, ब्लड में से आरबीसी अलग निकाल लेते हैं, प्लेटलेट अलग निकाल लेते हैं। तो जैसे डेंगू के मरीज़ हैं, उनको सिर्फ प्लेटलेट चाहिए होते हैं। लेकिन अगर होल ब्लड देते हैं तो उसमें प्लेटलेट नहीं बढ़ते। तो खाली प्लेटलेट निकालने की हमारे पास मशीन थी काफ़ी दिनों से, लेकिन वो उस पर पूरा काम नहीं हो पाया था। अब हमने उसका लगभग सब कुछ कर दिया है, उसकी इंस्पेक्शन भी हो गई है। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले हफ्ते तक उसको लाइसेंस मिल जाएगा। तो उसके बाद जींद में, पूरे जींद डिस्ट्रिक्ट में हमें अब प्लेटलेट मिल जाएगी, सुविधा मिल जाएगी, प्लाज्मा मिल जाएगी, पैक्ड आरबीसी मिल जाएंगे। तो एक जो थैली ब्लड है, उससे हम 3 मरीजों की रिक्वायरमेंट पूरी कर पाएंगे। इसी तरह हमारी जैसे उचाना की और सफ़ीदों की एक्सरे मशीनें पिछले 4-5 साल से काम नहीं कर पा रही थी। कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ, हमने वहाँ टेक्नीशियन भेज दिया। और वो अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि वो दोनों अब हमारी नरवाना भी, उचाना भी, जुलाना भी और सफ़ीदों भी और जींद भी, 5 जगह एक्सरे मशीन चालू हैं। ऐसे ही अब कल हमारी जो महानिदेशक मैडम हैं सोनिया त्रिखा, उनसे बात हुई है। तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि वो जल्दी ही अल्ट्रासाउंड के बारे में भी, नरवाना में भी और जींद में भी कुछ ना कुछ, अगर हमारी मशीनें ठीक नहीं हो पाएंगी तो नई अल्ट्रासाउंड भेजेंगी। और हम किसी ने पीपी मोड पे शायद किसी रेडियोलॉजिस्ट की भी नियुक्ति कर पाएंगे। तो मेरा प्रयास रहेगा कि नरवाना, जींद में तो कम से कम अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी सरकारी स्तर पर सुविधा उपलब्ध हो जाए। इसी तरह अब जैसे डेंगू का आजकल काफ़ी चला हुआ है, तो नरवाना एरिया में डेंगू के पेशेंट काफ़ी मिल रहे हैं। तो हमने वहाँ पे काफ़ी सारे
जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी पूरे नरवाना शहर में ड्यूटी लगा रही है। जी डॉक्टर वो घर घर जा कर के डेंगू के लार्वा पानी है जो उसको खड़ा पानी जहाँ भी मिलता है वहाँ डेंगू के लार्वा को चेक कर रहे हैं। जी जो अगर कोई लोग नहीं मानते हैं तो उनको नोटिस भी दे रहे हैं। जी और जो लार्विसाइडल एक्टिविटी है उनको सबको कर रहे हैं। मेनली लोगों को इस बारे में शिक्षित करना है, जागरूक करना है कि अगर आप घर में कूलर में या घर के बाहर किसी पशु को पीने के लिए पानी रखोगे तो वो उसका जो हम धार्मिक रूप से उसका फ़ायदा सोचते हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन इससे में डेंगू का लार्वा पनपता है तो हमारे को डेंगू होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। जी इस तरह हम जो है शिक्षित भी कर रहे हैं लोगों को। इसके अतिरिक्त सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे निरोगी हरियाणा स्कीम है। जी इसके तहत सरकार सभी जो हमारी पॉपुलेशन के एक बहुत बड़े हिस्से को फ़िलहाल जो आयुष्मान कार्ड चिरायु धारक हैं उनको हम एग्जामिन कर रहे हैं, उनका ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं कि उनको कोई बीमारी तो नहीं। तो हम काफ़ी संख्या में लोगों को एग्जामिन कर रहे हैं। हमारी 3 जो मेडिकल मोबाइल यूनिट हैं वो एक ही मेडिकल मोबाइल यूनिट एक महीने में 24 राउंड करती है। जी तो आप समझिए कि 72 जगह हमारी टीमें एक महीने में जा के लोगों को चेक कर रही हैं, जी ख़ास तौर से ऐसी जगह पे जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। जी इसी तरह मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के तहत ओपीडी, सर्जरी, इंडोर सर्विसेज ये सब मुफ्त में सरकार मुहैया करा रही है और इसके लिए सफिशिएंट अमाउंट में बजट भी उपलब्ध कराया जाता है। तो देखिए सरकार बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं और हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो उपलब्ध सीमित संसाधन हैं, जी उपलब्ध मैन पावर है, उसके थ्रू हम मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकें। क्योंकि जो मैं फिर यही बताना चाहूँगा कि पिछड़ा एरिया है, यहाँ पे ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटी नहीं है तो लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निरोगी चैनल से, आयुष्मान कार्ड से उनका इलाज किया जाए और जब तक कि बहुत ही ज़्यादा स्थिति विकट ना हो यहाँ से बाहर मरीज ना जाए। डॉक्टर साहब आपने बहुत बड़ी एक बात कही है कि सीमित संसाधनों के माध्यम से आप जींद जिले के लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन चिकित्सीय सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे जिस प्रकार का जनसंख्या का घनत्व है पूरे जींद जिले में, उसके पैमाने के अनुसार वर्तमान में कितने पीएचसी हैं, कितने सीएचसी हैं और उसमें कितने हमारे पास डॉक्टर मुहैया हैं। कई बार सुनने में आता है डॉक्टर बहुत लंबी लंबी ड्यूटियाँ देते हैं जिससे वो खुद अपने आप को समय नहीं दे पाते और उसका कहीं ना कहीं मतलब खामियाजा कहीं ना कहीं पेशेंट को भी भुगतना पड़ता है। तो उस विषम परिस्थितियों से किस प्रकार आप दो चार हो रहे हैं डॉक्टर साहब? अब आपको मैं बताता हूँ, जैसे हमारा नागरिक अस्पताल है जींद में, तो इसके अंदर 56 मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्ट हैं। हमारे पास इस समय यहाँ 30 से 32 डॉक्टर के लगभग इसमें पोस्टेड हैं। स्पेशलिस्ट हमारे पास फिजिशियन नहीं है, केवल एक ही सर्जन है। एनेस्थेटिस्ट भी 2 हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी सिर्फ 2 हैं। तो 24/7 सर्विस देने के लिए इतने स्पेशलिस्ट कम पड़ते हैं। इस सब के बावजूद भी वो सभी डॉक्टर्स पूरी निष्ठा, मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास कैजुअल्टी चलाने के लिए भी डॉक्टर पहले कम थे। सभी स्किन का हमारे पास कोई डॉक्टर नहीं है, साइकेट्रिस्ट एक ही है। तो और ये पूरी डिस्ट्रिक्ट में यही हाल है और डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी कोई सर्जन नहीं है, कोई फिजिशियन नहीं है, यहाँ से बाहर कोई ऑर्थोपेडिशियन नहीं है। तो देखिए हमारे पास बहुत ही सीमित संसाधन है। पूरी डिस्ट्रिक्ट में लगभग 100 डॉक्टर्स की पोस्ट खाली पड़ी है। तो इससे क्या अब जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा आता है। और अब जो पेशेंट आया है उसको देखो, वो एक बीमार आदमी है, उसको इस बात से मतलब नहीं होता कि डॉक्टर कितनी देर से काम कर रहा है, डॉक्टर अवेलेबल है नहीं है, कितना कम है। तो उसको वो अपना इलाज कराने आया है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब साधन थोड़े से कम हो, डॉक्टर कम हो, तो उससे थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो अब हमने गवर्नमेंट को लिखा भी हुआ है और शायद हमारे पास हो सकता है भविष्य में जल्दी से जल्दी डॉक्टर और भी आ जाए। जी डॉक्टर साहब, चर्चा के दौरान आपने बताया कि आपका प्रयास ये रहेगा कि कम से कम हम पेशेंट को रेफ़र कर पाएँ कहीं बाहर। तो जब रेफ़र करने की बात आती है डॉक्टर साहब, बहुत से पीछे का कोई ऐसे समाचार पत्रों में छपे हैं कि भाई समय पर एम्बुलेंस ना मिल पाना या एम्बुलेंस में जो सुरक्षा उपकरण मुहैया ना हो पाना, ऐसी खामियां पीछे होती रही हैं। तो वर्तमान स्थिति में जींद की जनता को आप बतौर चीफ मेडिकल ऑफिसर जींद किस प्रकार से विश्वास दिलाएंगे कि समय पर आम जनता को एम्बुलेंस भी मिलेगी और एम्बुलेंस में जितने उपकरण, चिकित्सीय उपकरण होते हैं वो सब बहुत अच्छे तरीके से और सफिशिएंट मात्रा में उपलब्ध हैं? मैं आपके माध्यम से बतौर सिविल सर्जन पूरे जींद को और जनता को विश्वास दिलाता हूं कि हमारे पास इस समय
बेहतरीन एम्बुलेंस का फ्लीट है और जो एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन है कि 20 मिनट में एम्बुलेंस आ जाती है, तो फ़िलहाल हमारी एम्बुलेंस 20 मिनट में आ जाती है। अनलेस कि सारी एम्बुलेंस किसी पेशेंट को लेके ना गई हों, तो उस स्थिति में जो कि बहुत कम होती है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमारी एम्बुलेंस आ जाती है और हमने क्लियर कट गाइडलाइन लिखी है कि जो किसी पेशेंट को घर छोड़ने जाना हो, उसके लिए स्पेशलिस्ट ईएमटी को साथ जाने की ज़रूरत नहीं होती। अदरवाइज़ अगर कोई सीरियस मरीज़ हम लेके जाते हैं तो उसके साथ जो एक ट्रेन टेक्नीशियन ईएमटी बोलते हैं, वो एम्बुलेंस में साथ जाता है। पहले मैं आपकी बात मानता हूँ कि कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, परंतु हमने उनसे सबक लिया है और अब हमारी एम्बुलेंस व्यवस्था बिल्कुल चुस्त है। हमारी सभी एम्बुलेंस कार्यरत है और उन पे ईएमटी भी सफिशिएंट अमाउंट में उपलब्ध है। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से आपने बताया साइकेट्री एक वर्तमान स्थिति में बहुत पेशेंट इस विषय के बढ़े हुए हैं, तो आपने बताया हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी एक ही है, तो किस प्रकार से आप इस प्रकार के तनाव भरे जीवन से जो इस बीमारी से ग्रसित पेशेंट हो जाते हैं, उन पेशेंट्स के लिए किस प्रकार से और बेहतरीन से बेहतरीन सुविधा मिल पाए ताकि व्यक्ति तनाव के जीवन से पार पा सके और सुखमय जीवन जी सके? अब हमारे पास एक साइकेट्रिस्ट हैं, वो दिन में ओपीडी भी करते हैं। उनकी ओपीडी भी काफ़ी है, 100 से ऊपर की ओपीडी करते हैं। इंडोर अपने पेशेंट अगर वो रखते हैं तो वो देखते हैं। इसके अलावा डी एडिक्शन सेंटर डिस्ट्रिक्ट जींद में है, उनके भी उनको इंचार्ज बनाया हुआ है। तो एक आदमी है, उनके पास काम काफ़ी है, परंतु वो काफ़ी मेहनत से काम कर रहे हैं और फ़िलहाल वो एक बहुत ही बढ़िया जो है ओपीडी सर्विस, इंडोर सर्विस और डी एडिक्शन की सर्विस पूरे ज़िले में प्रदान कर रहे हैं। हालांकि अगर हमारे पास और एक से ज़्यादा हों तो हम और भी बेहतर रूप से कर सकें, क्योंकि उन्हीं को जेल में भी जाके कैदियों को देख के आना पड़ता है। जेल में भी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत बहुत रहती है, तो एक साइकोलॉजिस्ट उनकी हेल्प के लिए है, काउंसलर है, परंतु फिर भी वो काफ़ी जो है उनको अकेले को बोझ ढहना पड़ता है। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से दवाइयों की बात करें, बहुत बार चर्चा आती है कि समय पर दवाइयाँ कि वो चैनल क्या है कि वो समय पर आपको नहीं मिल पाती, जब सामान्य अस्पताल जींद को नहीं मिलेंगी तो आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगी। तो इस प्रकार की कमियों से किस प्रकार से पार पाएंगे बतौर चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर गोपाल गोयल जी कि पेशेंट को समय पर सभी दवाइयाँ उपलब्ध हों, कहीं बाहर से कोई दवाई खरीदनी ना पड़े? बीच में दवाइयों की कुछ प्रॉब्लम हुई थी 1.5-2 महीने पहले, तो उसके बाद क्योंकि HMSCL से हमारे जो वेयर हाउस है वहाँ दवाइयाँ कम आ रही थी, तो अब वहाँ भी दवाइयाँ बढ़ गई हैं। कुछ गवर्नमेंट ने हमें विशेष बजट दिया है कि दवाइयाँ खरीदो और किसी तरह की दिक्कत ना आए, तो अब हमारी दवाई खरीदने की प्रक्रिया चालू है और मोस्ट ऑफ द दवाइयाँ आ गई हैं और जो थोड़ी बहुत कमी है वो भी पाइपलाइन में, जल्दी ही सारी की सभी दवाइयाँ सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होंगी। जी डॉक्टर साहब, जब दवाई परचेज़ की जाती है उसकी क्वालिटी किस प्रकार से आप चेक करते हैं? कहीं कोई अंडर क्वालिटी की कोई मेडिसिन तो नहीं परचेज़ हो रही है, तो उस पर किस प्रकार से बतौर CMO आपकी पैनी नज़र रहती है? देखिए, दवाई परचेज की एक प्रक्रिया है, जो गवर्नमेंट की अप्रूव्ड गाइडलाइन है, अप्रूव्ड सोर्सेज हैं, हम वहीं से दवाइयाँ खरीदते हैं और टेंडर के माध्यम से खरीदते हैं और जो रजिस्टर्ड कंपनी है गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है वहीं से हम दवाइयाँ लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम दवाई की गुणवत्ता पे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। हम टेंडर से जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट हैं उसी के थ्रू लेते हैं। डॉक्टर साहब, वर्तमान समय में बहुत से पेशेंट कैंसर के बढ़ रहे हैं, कोई लीवर के बढ़ रहे हैं, कहीं TB के पेशेंट बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, तो बतौर CMO किस प्रकार से इन असाध्य रोगों पर काबू पाया जा सकेगा और कैसे, क्या आपका एक मिशन है, किस प्रकार से आपने रणनीति बनाई है इन असाध्य रोगों से आम जनता को राहत प्रदान करने की? मैं आपको बताना चाहूँगा कि TB फ़िलहाल असाध्य रोग नहीं है जी। TB का बहुत ही कारगर और पक्का उपचार उपलब्ध है और बिल्कुल सिंपल सी दवाइयाँ फ्री में, मुफ्त में हर सरकारी संस्थान में मिलती हैं हमारे यहाँ भी पूरी डिस्ट्रिक्ट में। और पेशेंट को बार बार हॉस्पिटल के चक्कर पे नहीं काटने पड़ते, उसके घर के पास ही एक सेंटर बनाया हुआ है, वहाँ पे जाके हमारा स्वास्थ्यकर्मी दवाई खिला के आता है। तो सभी TB के मरीज़ जितने भी डिस्ट्रिक्ट में हैं सभी को दवाइयाँ यहाँ से फ्री में, मुफ्त में उपलब्ध हैं और बिल्कुल आसानी से उपलब्ध हैं। कोई उसको चक्कर नहीं काटने पड़ते और जहाँ पे उसका घर है उसका कार्ड उसके आसपास वहीं पहुँच जाता है।
तो टीबी के लिए माननीय प्रधानमंत्री स्वयं टीबी जो मिशन है 2025 की, टीबी को 2025 तक ख़त्म करना है, उसमें स्वयं माननीय प्रधानमंत्री खुद रुचि ले रहे हैं और ये बहुत ही बड़े स्तर पर जो है टीबी उन्मूलन अभियान चला हुआ है हमारा। और देखिए कैंसर की जहाँ तक बात है तो कैंसर फिलहाल ज़्यादातर केसों में असाध्य है। कुछ कैंसर ऐसे हैं जिसमें लंबा उम्र भी निकल जाती है, कुछ ऐसे जिसमें कम निकलती है। तो कैंसर के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैंसर में जो सर्जरी है या कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, उसकी सुविधा फ़िलहाल हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो वो जो मेडिकल कॉलेज जो फुली अगले साल तक चालू हो जाएगा या इस साल के अंत तक, तो फिर वहाँ पे ये तीनों चीज़ें, रेडियोथेरेपी भी होगी, कीमोथेरेपी भी होगी और सर्जरी भी शुरू हो जाएगी। तो ये शुरू हो जाएगी। फ़िलहाल मरीजों को हम रोहतक के मेडिकल कॉलेज में या कानपुर में ही भेज रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे टीबी का जिक्र आया, अपने पास सामान्य अस्पताल जींद में सीबी नेट के नाम से कोई टेस्ट होता है। जैसा पता लगा है कुछ समय से वो मशीन ख़राब है, तो उसकी रिपेयर की किस प्रकार से कहीं डिमांड भेजी हुई है ताकि लोगों को, पेशेंट को इस प्रकार के टेस्ट का फ़ायदा मिल पाए? बिल्कुल, उसकी डिमांड हमने भेजी हुई है। वो एक्चुअली जो टीबी, सेंट्रल टीबी जो है हमारा सेंटर से, वहाँ से मशीन प्राप्त हुई है और वहीं से उसकी जो आरसी या हुई है, तो हमने उनको लिखा हुआ है। जल्दी ही मुझे आशा है कि वो जल्दी इस मशीन को ठीक करवा के देंगे ताकि लोगों को इसकी सुविधा का उपलब्ध हो सके। जी डॉक्टर साहब, जिस प्रकार के आपने बताया कि बड़ी बड़ी आपके पास मशीनें हैं इस समय वर्तमान में, कई बार देखने में आया डॉक्टर साहब, अंडर ट्रेनिंग हम किसी पैरामेडिकल कॉलेज के बच्चों को हम अंडर ट्रेनिंग यहाँ अप्रेंटिसशिप पे रखते हैं और कई बार टेस्ट में रिपोर्ट गलत आ जाती है। जो पेशेंट की वास्तव में HB होता है उसका 12-14 जो हीमोग्लोबिन होता है और टेस्ट रिपोर्ट में वो जब 4 या 5 आता है तो पेशेंट बड़ा पीड़ादायक स्थिति को फेस करता है। वो रीज़न मशीनों का सही समय पे कैलिब्रेशन या उनकी प्रॉपर टेस्टिंग ना हो पाना। तो उस पे किस प्रकार से पैनी नज़र है डॉक्टर साहब की कि वो सभी मशीनें बहुत अच्छे से काम करें और जो पैरामेडिकल स्टाफ जो अवेलेबल है वो भी प्रॉपर टेस्टिंग सही से करे ताकि पेशेंट को किसी प्रकार से परेशानी का सामना ना करना पड़े? इस बारे में सभी संस्था इंचार्जिज को, सभी SMO इंचार्जिज को हमने स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं कि जो अंडर ट्रेनिंग बच्चे हैं उनको जो हमारा डेजिग्नेटेड टेक्नीशियन है उसकी देख रेख में उससे काम कराया जाए। वो इंडिपेंडेंट काम नहीं करेगा, उसकी देख रेख में करेगा ताकि मरीज़ को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। ये और अभी मैं इस बात का आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, कोई भी ट्रेनी जो है अभी इस समय टेस्ट नहीं कर रहा है। टेस्ट हमारे LT और जो स्टाफ नर्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं। जो अंडर ट्रेनिंग बच्चे हैं उनकी हेल्प ली जाती है, उनको सिखाया जाता है, परंतु सिर्फ उनके सहारे हम किसी पेशेंट को अब नहीं छोड़ रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से आपका मिशन और विज़न आपने बताया, आपके पास सीनियर सिटीजन पेशेंट्स भी आते हैं, उसके लिए भी आपके मन में कोई ना कोई प्लान होगा किस प्रकार से उनको विद अटेंडेंट उनको उनकी पर्ची बने, उनको डॉक्टर देखें, उनको दवाइयाँ मिलें, उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या मिशन आप लेके चले? सीनियर सिटीजन के लिए तो हमारे बिल्कुल स्पष्ट निर्देश हैं सरकार के। OPD के लिए अलग पर्ची एक काउंटर है जो सीनियर सिटीजन के लिए है, इसी तरह दवाई के लिए भी अलग काउंटर है। जहाँ भी OPD के अंदर जो डॉक्टर के लिए लाइन लगती है उसमें भी सीनियर सिटीजन के लिए हमने आदेश दिए हुए हैं कि उनके लिए अलग से उनको प्रायोरिटी बेसिस पे देखा जाए। तो उनकी पर्ची जल्दी बनती है, उनको दवाइयाँ जल्दी मिलती है और जो डॉक्टर देखते हैं उसमें भी उनको प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा अगर कोई सीनियर सिटीजन है उसको सर्जरी की ज़रूरत है तो हमने यहाँ के सभी इंचार्ज को है कि उनको प्राथमिकता के आधार पर उनकी सर्जरी की जाए और उनको किसी तरह कहीं भी लंबे समय तक लाइन में ना लगना पड़े। उनकी जो भी छोटी मोटी दिक्कत हैं उनको तुरंत प्रभाव से सोल्व किया जाए। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं आपने जगह जगह खोले हुए हैं सरकार ने, वहाँ क्या कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है, वैक्सीनेशन का काम, कोई टेटनस का टीका है या कोई कुत्ते के काटने के बाद जो टीका लगता है, उस प्रकार की अगर व्यवस्था वहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर हो जाए तो सामान्य अस्पताल जींद का जो दबाव है काम का, उससे कुछ राहत मिल सकती है? वैक्सीनेशन तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे अवेलेबल है, इवन सब सेंटर्स पे भी अवेलेबल है। और जो रेबीज़ की बात है उसके जो टीके हैं वो थोड़े महंगे हैं और हमारे पास एक लिमिटेड सप्लाई में आते हैं, तो वो अभी हम नहीं करवा पाए हैं। बाकी वैक्सीनेशन पूरे ज़िले में हर एक PHC, CHC और सब सेंटर तक उपलब्ध है। जो रेबीज़ वाली बात है वो अभी हमारा थोड़ा बजट इतना हमारे पास नहीं है कि हम हर PHC हर CHC पे अनलिमिटेड अमाउंट में दे सके। वहाँ एक लिमिटेड क्वांटिटी फ़िलहाल हम दे पा रहे हैं।
जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे से हमारे साथ चर्चा की, हमारे को अच्छा आपने जानकारी मुहैया कराई जींद की जनता के बारे में। मेरा अंतिम निवेदन और अंतिम सवाल, डॉक्टर साहब, जब कई बार मैं सामान्य अस्पताल के पास लिमिटेड स्टाफ है, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके तहत पेशेंट्स को चिकित्सा मुहैया कराई जाती है, क्या सरकार की कोई ऐसी गाइडलाइन है कि पेशेंट को किसी प्राइवेट डॉक्टर्स की हेल्प लेके तुरंत उसको राहत प्रदान की जा सके, उनका ट्रीटमेंट किया जा सके? कोई ऐसा कोलैबोरेशन है सरकार का और प्राइवेट हॉस्पिटल्स का? जी जी बिल्कुल है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितनी भी हमारी गर्भवती, हमारे पास अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो जितनी भी गर्भवती महिलाएं आती हैं उनका अल्ट्रासाउंड हम जो है कम से कम 2 अल्ट्रासाउंड प्रत्येक गर्भवती महिला के गवर्नमेंट बाहर से कराती है और उनके पैसे हम देते हैं, मरीज से कोई पैसा नहीं लिया जाता। इसके अलावा अगर किसी गर्भवती महिला को सीजेरियन की ज़रूरत है और अगर हमारी जो औरतों की डॉक्टर उस समय उपलब्ध नहीं है तो हम बाहर से बुला के कराते हैं, हम उसके पैसे देते हैं। तो गर्भवती महिला के लिए अल्ट्रासाउंड की और सीजेरियन की सुविधा यहाँ पर निःशुल्क उपलब्ध है। उसके लिए अगर पैसे देने की बात आती है तो गवर्नमेंट अपने खाते से देती है। जी डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपके हृदय से आभार। और मैं जनता को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर अभाव की स्थिति में सीमित संसाधनों के साथ सरकार और हॉस्पिटल्स अपनी चिकित्सीय सुविधा आम जनता को दे रही है। हमारा भी नैतिक दायित्व बनता है उन डॉक्टरों की सीमित संसाधनों के साथ मिलकर उनका सदुपयोग किया जाए। आपकी स्वास्थ्य चिंता करने के लिए जब इस प्रकार के चीफ मेडिकल ऑफिसर मौजूद होंगे तो निश्चित तौर पर हम देश और समाज को एक अच्छा भविष्य दे पाएंगे। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।